हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि एग्जाम अब नज़दीक है और आपको आज तैयारी करनी चाहिए बढ़िया तरीके से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मान लीजिए एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में ऐसा डिवाइस चाहता है जो इनपुट को प्रोसेस करके तुरंत आउटपुट दे सके, इस तथा सभी गणनाओं और नियंत्रण कार्यों को संभाले। इस स्थिति में कंप्यूटर का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वापस पढ़ लीजिए। मान लीजिए एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में ऐसा डिवाइस चाहता है जो इनपुट को प्रोसेस करके तुरंत आउटपुट दे सके तथा सभी गणनाओं को और नियंत्रित कार्यों को संभाले। इस स्थिति में कंप्यूटर का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रैम का, हार्ड डिस्क का, सीपीयू का या मदरबोर्ड का। बताइए दोस्तों किसका निभाएगा भाई, जल्दी से। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो जल्दी से मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा एक तरीके से डिवाइस है जो एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो वो निभाएगा दोस्तों सीपीयू। कौन निभाएगा दोस्तों? सीपीयू निभाएगा। सीपीयू का पूरा नाम होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एक तरीके से ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन एकदम सही है भाई, जल्दी से बताइएगा। दोनों स्थायी मेमोरी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती है दोनों स्थायी मेमोरी। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं यहां से। बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों स्थायी मेमोरी। दूसरा, रैम अस्थायी होती है और रोम स्थायी होती है। ये एकदम परफेक्ट है। रोम अस्थायी होती है, गलत बात है। दोनों इनपुट डिवाइस स्टोर करती हैं, गलत बात है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों रैम अस्थायी होती है और रोम स्थायी होती है। बी ऑप्शन इज राइट। जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं मैं, रैम का पूरा नाम क्या है भाई? रैम का पूरा नाम क्या है? किसी को आता है कि रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का पूरा नाम। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों रोम की, तो रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। कई बार हो सकता है कि ये फुल फॉर्म ज्यादातर पूछ ली जाती है। वैसे आप इनको PYQS समझ सकते हो क्योंकि रैम और रोम के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके RSCT के एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यदि कंप्यूटर को अचानक बंद कर दिया जाए तो किस मेमोरी में संग्रहित डाटा नष्ट हो जाएगा। यदि कंप्यूटर को अचानक बंद कर दिया जाए तो किस मेमोरी में संग्रहित डाटा नष्ट हो जाएगा। रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में या पेन ड्राइव में। दोस्तों ये रहेगा दोस्तों रैम में। रैम क्या होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे बिजली गई डाटा गया। ठीक है, और बाकी में तो रहेगा दोस्तों, तो रैम आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यदि कंप्यूटर को अचानक बंद कर दिया जाता है तो आपका जो रैम का डाटा होता है ना वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है एक छात्र एक्सेल में 100 छात्रों के अंकों का औसत निकालना चाहता है और भविष्य में डेटा बदलने का परिणाम स्वतः अपडेट भी चाहता है। उसे किसका प्रयोग करना चाहिए। एक छात्र एक्सेल में 100 छात्रों के अंकों का औसत निकालना चाहता है और भविष्य में डेटा बदलने पर परिणाम स्वतः अपडेट भी चाहता है, तो उसे किसका प्रयोग करना चाहिए। कैलकुलेटर का, फॉर्मूला का, चार्ट का या टेक्स्ट बॉक्स का। बताइए दोस्तों किसका यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, जल्दी से मुझे बताइएगा किसका प्रयोग करना चाहिए भाई। तो किस किस को समझ में आ गया है दोस्तों ये सवाल। एक छात्र एक्सेल में 100 छात्रों के अंकों का औसत निकालना चाहता है, ठीक है, और भविष्य में डेटा बदलने पर परिणाम स्वतः अपडेट भी चाहता है, तो उसे किसका प्रयोग करना चाहिए। तो उसे करना चाहिए दोस्तों फॉर्मूला का। ठीक है, और फॉर्मूला या फंक्शन की बात की जाए तो कौन सा दोस्तों? एवरेज वाला, AVERAGE, एवरेज वाला यहाँ पे फंक्शन यूज करेगा वो। ठीक है, क्लियर है तक का? ओके, या फॉर्मूला की जगह फंक्शन भी लिखा सकता है। ओके, तो फंक्शन आ जाए तो फंक्शन होगा, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला ही रहेगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है एक्सेल में यदि A1 से A10 तक के सेल का योग निकालना हो तो सही फॉर्मूला क्या होगा।
ऐड सम का, टोटल का या एवीजी का। दोस्तों ऐसा एवीजी का फॉर्मूला होता ही नहीं, ना टोटल का होता है ना ही ऐड का होता है। फॉर्मूला होता है दोस्तों इक्वल सम A1 से A10। समझ में आ गया? बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर योग निकालने की बात की जाती है तो एकमात्र फॉर्मूला होता है दोस्तों सम का, SUM सम। और जो चालू किससे होता है दोस्तों? इक्वल सिंबल से होता है। सवाल ये भी आ सकता है किसी भी फंक्शन को या फॉर्मूला को ऑन चालू करने से पहले कौन सा प्रतीक चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों? इक्वल का लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं पांचवा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। किस किस को पांचवा प्रश्न समझ में आ गया, एक लाइक बनता है दोस्तों, और साथ में उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जिनकी एग्जाम है RSCIT की। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है ध्यान से पढ़िएगा। किसी फाइल को इस प्रकार हटाना कि वह रिसाइकल बिन से भी न जाए, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? किसी फाइल को इस प्रकार हटाना कि वह रिसाइकल बिन में भी नहीं जाए, मतलब जो रिसाइकल बिन होता है ना दोस्तों उसमें नहीं जाए, परमानेंट रूप से हट जाए। क्या दोस्तों? परमानेंट रूप से हट जाए, परमानेंट रूप से मिट जाए, तो वो कौन सी की आप प्रेस करेंगे? तो वो दोस्तों करनी पड़ेगी आपको शिफ्ट के साथ में, SHIFT, शिफ्ट के साथ में डिलीट आप प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? शिफ्ट के साथ में डिलीट प्रेस करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। शिफ्ट के साथ में डिलीट प्रेस करने से क्या होता है, डायरेक्ट परमानेंट हट जाती है फाइल, रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि किसी फाइल को परमानेंट मिटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है? शिफ्ट के साथ में डिलीट प्रेस की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं छठा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल टाइपिंग करना, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाना, इंटरनेट चलाना या प्रिंट निकालना? बताइए दोस्तों क्या होगा सातवें का सही जवाब। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन तो जल्दी से बताइएगा मुझे क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाना। हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाना, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण GUI? क्या दोस्तों? GUI। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, GUI का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे। पूरा नाम होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम क्या है भाई? पूछा जा सकता है। ग्राफिकल, G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूजर, I फॉर इंटरनेट, इंटरफेस। ओके, तो GUI का पूरा नाम पता लग गया, मतलब आधारित है MS-DOS पे, यूनिक्स पे, विंडोज 10 पे या कमांड प्रमोट पे। बताइए दोस्तों किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है दोस्तों विंडोज 10 पे। किस पे दोस्तों? विंडोज 10 पे आधारित है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, विंडोज 10। किस किस का सही है भाई? विंडोज 10 यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है यहाँ पे, ईमेल भेजने की प्रक्रिया में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ईमेल भेजने वाली प्रक्रिया में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? FTP, SMTP, HTTP या TCP? बताइए दोस्तों कौन सा है? तो यहाँ पे ईमेल भेजने की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसमें उपयोग होने वाला, देखो ईमेल भेजने के लिए जो काम लिया जाता है दोस्तों SMTP काम लिया जाता है। क्या दोस्तों? SMTP। और प्राप्त करने के लिए किया जाता है दोस्तों POP3 का। किसका दोस्तों? POP3। अब 3 यहाँ पे क्या है दोस्तों? संस्करण होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, SMTP। SMTP का अगर पूरा नाम पूछे आपसे क्या होगा भाई? सिंपल मेल ट्रांसफर, TRANSANS। ओके, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, POP3 का क्या होगा दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल ध्यान देना, बस बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, मीनिंग पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का पूरा नाम क्या है भाई? FTP का पूरा नाम होता है दोस्तों, FTP का पूरा नाम होता है, क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है तक का? HTTP का क्या होता है भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, जब कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पूरा पता लिखता है
तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पूरा पता लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आईपी एड्रेस, डोमेन, यूआरएल या वेब पेज? दोस्तों क्या कहा जाता है? अगर आपने लिखा है कभी वेबसाइट पर पूरा पता तो आपको पता होगा इस चीज का दोस्तों। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं किस किस का ये सवाल सही होता है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका वो होगा यूआरएल। क्या होगा दोस्तों? यूआरएल होगा। तो यहाँ पे यूआरएल पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। और यहाँ पे आईपी एड्रेस का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है एक तरीके से नाम पूरा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यूआरएल होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है भाई? जल्दी बताया था ना जस्ट मैंने आपको। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? देखिए दोस्तों, कीबोर्ड जो होता है आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। माउस है दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है भाई? आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर क्या है भाई? इनपुट डिवाइस है। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉनिटर आएगा, क्योंकि आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज या आउटपुट? दोस्तों प्रिंटर कौन सा होता है? आउटपुट होता है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल जैसे हो गया दोस्तों स्कैनर हो गया, है ना, वेब कैम हो गया, वेब कैम। ओके, प्रोसेसिंग की बात करें तो सीपीयू हो गया आपका। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। और फिर हम एसएसडी की बात कर सकते हैं, है ना, हम रैम की भी बात कर सकते हैं, हम मेमोरी भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्टोरेज हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? पूरे देश में, पूरे विश्व में, सीमित क्षेत्र में या केवल इंटरनेट के लिए? दोस्तों सीमित क्षेत्र में। ठीक है, सीमित क्षेत्र की बात की जाए तो ये मान लो आप कि भाई एक इमारत में आप प्रयोग कर सकते हैं, एक बिल्डिंग में कर सकते हैं, जैसे कि एक ऑफिस में आप यूज कर सकते हो, इसका ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाउस हो गया, एक तरीके से इनमें आप लैन का उपयोग कर सकते हो। लैन का पूरा नाम होता है भाई साहब लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों पूरा नाम? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अब चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न पूछ रहा है लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? बताया था ना भैया अभी सभी को मैंने, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे डिजिटल भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा समर्पित ऐप कौन सा है? डिजिटल भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित ऐप कौन सा है? व्हाट्सएप है, भीम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कौन सा है? जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों अगर बात की जाए डिजिटल भुगतान के लिए समर्पित ऐप जो है वो है दोस्तों भीम यूपीआई। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट, सॉरी बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो उम्मीद करता हूं 16वें में आपने बी ऑप्शन टिक लगा दिया होगा। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आरएससीआईटी के एग्जाम देंगे भाई? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप। ठीक है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा जो पहली बार एग्जाम देंगे ना, थोड़ा मैं समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको आगे। जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे, बता देता हूँ आपका जो पेपर होगा दोस्तों, पेपर के अंदर आपके 35% होंगे। कितने परसेंट मिलेंगे आपको? 35% मिलेंगे। आपकी जो एग्जाम होगी वो ओएमआर सीट पे होगी, ओएमआर सीट पे। ठीक है, क्लियर है तक का? और आपको जो समय मिलेगा 35% करने के लिए, समय की बात की जाए तो आपको 60 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट दोस्तों? 60 मिनट मिलेंगे 35% करने के लिए। ठीक है, और हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। ठीक है, और आप अगर 14% सही कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे भाई साहब? आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे प्रश्न करके आने, समय का विशेष ध्यान रखना है आपको पेपर करते समय। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, मतलब 35 × 2 करेंगे तो 70 नंबर का आपका क्या होगा दोस्तों? पेपर होगा। ठीक है, 70 नंबर क्या होगा भाई साहब? पेपर होगा आपका। क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 17वां यहाँ पे, भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है? भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है? NFC पर, ब्लूटूथ पर, UPI पर या GPS पर? सभी को पता है दोस्तों किस पे है, किस पे है दोस्तों? तो ये है दोस्तों UPI पे। और आपको पता हो तो UPI का पूरा नाम पूछा गया था 14 दिसंबर वाली एग्जाम में कि UPI का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। अब चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, OTP का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? मनोरंजन के लिए, सुरक्षा के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए या प्रिंटिंग के लिए? दोस्तों OTP का जो उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? आप सभी को पता होगा, एक कॉमन सवाल है, जल्दी से बताइएगा। तब तक बता देता हूं मैं OTP का पूरा नाम, वन टाइम पासवर्ड। ओके, वन टाइम पासवर्ड क्या है दोस्तों? OTP का पूरा नाम है। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या होता है भाई? आपकी सुरक्षा के लिए उद्देश्य होता है सुरक्षा। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होता है दोस्तों? सुरक्षा होता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि OTP का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। क्लियर दोस्तों यहां तक? किस किस का क्लियर हो गया 18वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां है दोस्तों, OTP का पूर्ण रूप क्या है? बताया था ना भाई जल्दी से मैंने, आप बताओ आप क्या है OTP का पूर्ण रूप। देखते हैं कौन कौन लोग का मतलब आंसर सही आता है। HW दे रहा हूं भाई, वैसे बता दिया मैंने पिछले क्वेश्चन में। अगर आपका ध्यान अच्छे से होगा तो आप इसका आंसर जल्दी से दे देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मैं देता हूं आपको 3 सेकंड का समय, 3 नहीं 5 सेकंड देता हूं, जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। देखते हैं किस किस का सही होता है। जल्दी से टाइप कीजिए भाई आंसर इसका। तो उम्मीद है इसका आंसर आपने टाइप कर दिया होगा भाई। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। किसकी ओर दोस्तों? 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका जो आंसर होगा बता देता हूं, वन टाइम पासवर्ड होगा। क्या होगा दोस्तों? वन टाइम पासवर्ड होगा। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? 10, 11, 12, 16। अब आपको लगेगा इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? भाई ये क्वेश्चन मान लो PYQ है साहब का, मतलब पिछले टाइम मतलब लगभग 2024 के समथिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। PYQ है मतलब एक तरीके से RSCIT में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, मुझे कन्फर्म याद नहीं कौन से एग्जाम में पूछा गया था RSCIT की में, लेकिन पूछा गया था दोस्तों कि आप अगर प्रीवियस पेपर चेक करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, और कई लोग इनको भी गलत करके आ जाते हैं। तो आपके माइंड में कितने लोगों को ये आ रहा है कि वो 10 होगा? 10 नहीं होगा भाई, 12 होगा। कितना होगा दोस्तों? 12 होगा। तो उम्मीद करता हूं सभी ने 12 कर दिया होगा। ठीक है, तो आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं दोस्तों? 12 अंक होते हैं। ठीक है, और ये कौन जारी करता है? आधार कार्ड जारी कौन करता है, किसी को पता है क्या? आधार कार्ड जारी कौन करता है भाई? जल्दी बताइएगा, आधार कार्ड को जारी कौन करता है? देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। आधार कार्ड को जारी कौन करता है भाई? UIDAI ये करता है भाई आधार कार्ड को जारी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कंप्यूटर सिखाना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या मोबाइल बनाना? ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो दोस्तों ई गवर्नेंस का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो है दोस्तों सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना। क्या है दोस्तों? सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना। बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का बी ऑप्शन सही है भाई? यहाँ पे सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों बताइए 21 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, और कौन कौन ऐसे शख्स हैं इनके 21/21 रिजल्ट आ चुका है भाई? जिनके लगभग 15 तक सही हो चुके हैं उनसे कहूंगा आप तैयारी बहुत अच्छी है और बेटर आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा और ध्यान दो बस। ठीक है, और जिनके और भी कम सही हुए हैं तो उनसे बोलना चाहूंगा जो मेरी मैराथन क्लास है ना भाई सारी, वो कंप्लीट वॉच कर लेना आप। ठीक है, जो मैराथन क्लास है ना अपनी सारी आपको कंप्लीट वॉच करनी है, जिससे आपको और बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, समय कम है तो आप 2x कर लेना, आराम से देखो बट सारी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे। MS पावरपॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? MS पावरपॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? टाइपिंग के लिए, गणना के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए या इंटरनेट के लिए? दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए पावर पॉइंट की,
तो पावर पॉइंट का जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, प्रस्तुति के लिए किया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं एमएस वर्ड का क्यों किया जाता है भाई प्रयोग, एमएस वर्ड का, और फिर मैं पूछूंगा आपसे कि एमएस एक्सेल का क्यों किया जाता है प्रयोग, क्योंकि सवाल तो यहाँ से बन सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों एमएस वर्ड का किया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए, किसके लिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एमएस एक्सेल का स्प्रेडशीट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट ये लिखा सकता है कि गणनाएं करने के लिए, फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए भी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं 2200% आपको अच्छी तरह माइंड में बैठ गया होगा। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां है, नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब बात करें स्लाइड का संबंध किससे होता है भाई, स्लाइड का संबंध किससे है दोस्तों, पावर पॉइंट से। किससे दोस्तों, पावर, POWER, पावर पॉइंट से होता है स्लाइड का संबंध। ध्यान रखना इस चीज का, कई बार सवाल पूछा जा सकता है, स्लाइड का संबंध किससे है, पावर पॉइंट से है, ठीक है। तो इसका जो नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की है भाई वो क्या है, कंट्रोल N है, कंट्रोल S है, कंट्रोल M है या कंट्रोल O है। तो नई स्लाइड किससे जुड़ती है भाई, कंट्रोल के साथ में आपको M प्रेस करना होगा, ठीक है, नई स्लाइड जुड़ जाएगी। एक होती है दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड, क्या होती है दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड होती है, ये भी पूछ लिया जाता है PYQ से एक तरीके से। भाई किससे इंसर्ट करते हैं हम, कंट्रोल के साथ में हम D प्रेस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस D से हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट कर लेंगे। कंट्रोल L से होता है दोस्तों न्यू फाइल, क्या होता है दोस्तों, न्यू फाइल होता है। और कंट्रोल O से होता है दोस्तों ओपन फाइल, क्या होता है दोस्तों, ओपन फाइल होता है, ठीक है। अब यहां से जैसे कि मान लो सवाल ये भी आ सकता है, यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, किस किस को जगह पता है। मैं यहाँ पे तीन ऑप्शन लिखता हूँ, A, B, C। यहाँ लिख दिया मैंने MS वर्ड, यहाँ लिख दिया मैंने दोस्तों आपका पावर पॉइंट, पावर POINT पॉइंट, और यहाँ लिख दिया दोस्तों मैंने एक तरीके से एक्सेल, क्या लिख दिया दोस्तों, एक्सेल कर दिया। यहाँ पे मैंने इसमें रोमन में लिख दिया मैंने ऐसे, और थोड़ा सा मैं इसमें पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे और बेटर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए में लिख दिया मैंने वर्कशीट, क्या लिख दिया दोस्तों, वर्कशीट कर दिया मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया एक तरीके से 2 नंबर पे मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कर सकता हूँ मैं, दस्तावेज, ओके। और यहाँ पे मैंने तीसरा ऑप्शन में कर दिया भाई स्लाइड, क्या कर दिया दोस्तों, स्लाइड कर दिया मान लो। तो अब ये आपसे मिलान करवाएगा ऐसे, बताइए MS वर्ड का संबंध किससे है, तो आपको मिलान कैसे करना है, ये सवाल एक जरूर मिलेगा आपको ऐसा। तो मैंने कर दिया जैसे कि MS वर्ड का किससे, दस्तावेज से है, ठीक है। तो ए में क्या जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ए में आएगा सेकंड ऑप्शन का ऐसे, ठीक है। और अगर बात की जाए बी में कौन सा आएगा पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट की बात की जाए तो पावर पॉइंट का संबंध किससे, स्लाइड से। तो यहाँ पे आ जाएगा बी में क्या आ जाएगा भाई, 3 ऑप्शन आ जाएगा। और फिर बात करें दोस्तों सी ऑप्शन में, एक्सेल का संबंध किससे है भाई, तो एक्सेल का है भाई सीधा वर्कशीट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ऐसा भी सवाल आता है तो आप ऐसा गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 24वां, यहाँ पे कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाई क्या होता है वायरस, वायरस तो वायरस ही होता है एक तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ काम खराब ही करेगा आपका, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सिस्टम सुधारना, नहीं सिस्टम तो सुधारता ही नहीं बेचारा। डाटा सुरक्षित रखना, बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेट तेज चलाना, नहीं। नुकसान पहुंचाना, सही बात है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन कि भाई वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। 25वां सवाल है दोस्तों हमारा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है। गेम खेलना, वायरस पहचानना और हटाना, टाइपिंग या इंटरनेट चलाना। दोस्तों यहाँ पे आएगा वायरस हटाना और पहचानना और हटाना, बी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये 25 क्वेश्चनों की क्लास थी, कुछ क्वेश्चन एकदम इजी थे आपके, कुछ हार्ड भी थे। तो आपके 25 में से 25 किस किस के सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा। कोई ज्यादा टाइट काम नहीं 25 में 25 सही करना है इसमें, क्योंकि इजी क्लास थी, वैसे 2-4 % ऐसे थे जो हार्ड हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके 25 में 25 सही हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मुझे बताइए आपके कितने सही हैं, ठीक है। कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनके 20 में से कम % सही हो रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा। मैं जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पे, उसमें मैंने मैराथन का लिंक लगा दिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर आप जाइए एक बार मैराथन जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। उससे आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। और उससे
जरूर नहीं उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा कि यार मैराथन देख ली तो ये क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, समय कम है आपके पास तो 2.5x में आप देख सकते हो उसको आराम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप सब कुछ। अगर समझ गए तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करो। आप भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब सब्सक्राइब कर रखा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।